जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज आपके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं। भारत में आने वाले समय समय पर प्रमुख विदेशी यात्रियों का शासनकाल विवरण और किसके युग में आए थे, किस शासक के किस राजा के शासनकाल में आए थे, इस वीडियो में आपको इसी के बारे में जानकारी मिलेगी। विदेशी यात्री समय समय पर भारत हमेशा ज्ञान, धर्म और दर्शन का गढ़ रहा है और प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण रहा है। इसलिए समय समय पर विदेशी यात्री भारत की तरफ आकर्षित होते रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर यात्रा करके न सिर्फ अपनी ज्ञान पिपासा को शांत किया, बल्कि अपने यात्रा वृत्तांतों में तत्कालीन भारत के बारे में एक सजीव चित्रण भी किया है। तो हम लोग इस वीडियो में कुछ प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में देखते हैं। विदेशी यात्री कौन कौन से थे। मेगास्थनीज, यह यूनान देश का था। यूनान की राजधानी एथेंस है। 305 बीसी में आया था। जिस वक्त यहाँ आया था उसमें शासनकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा है और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम इंडिका है। इंडिका को पढ़ करके हम लोग तत्कालीन भारत या उस समय के भारत के बारे में बृहद जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। यह सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। हम जानते हैं कि सेल्यूकस निकेटर कौन था। यहाँ महान विजेता सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के मृत्यु के बाद यहाँ भारतीय क्षेत्र के क्षत्रपों पर शासन कर रहा था और बाद में इसकी जिज्ञासा हुई कि जो काम सिकंदर ने नहीं पूरा कर पाया था उसे क्यों ना हम पूरा करें। संपूर्ण भारत का विजय करके हम सिकंदर के सपनों को पूरा करेंगे, और इसीलिए 306 बीसी से लेकर के 305 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ भारत पर आक्रमण किया। लेकिन उसकी गलती थी, जिस वक्त सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस वक्त भारत का जो प्रांतीय क्षेत्र था, जो भारत का सीमाई क्षेत्र था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसलिए सिकंदर आसानी से जीतता हुआ अंदर तक चला आया था। और लेकिन जैसे ही मगध के आसपास उसकी सेना पहुंची थी, जब उसकी सेना को पता चला कि आगे एक विशाल साम्राज्य है, धनानंद जहां शासन कर रहा है, तो उसकी सेना की हिम्मत टूट गई थी। लाख कोशिशों के बाद भी सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करके मगध पर आक्रमण नहीं किया था। वास्तव में अगर वहां सिकंदर भारत में आया होता तो उसकी असली जंग जो है मगध से ही होता, लेकिन उसकी सेना डर कर भाग गई उसके पहले ही। और मेगास्थनीज ने बिना इतिहास का अध्ययन किए हुए जल्दबाजी में उसने भी सोचा कि भारत पर आक्रमण करके हम विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा था। अब मगध की गद्दी पर चक्रवर्ती सम्राट, प्रथम वैज्ञानिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो चुका था और वहाँ जल्दबाजी में आक्रमण किया और थुरा गया, बढ़िया से भतुरा गया। और उसके सारे राज्यों को भी, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, कांधार, हेरात, काबुल, अस्कार, तमाम जो उसके राज्य थे उसे छीन लिया गया। और अपनी बेटी हेलेना का शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा। और उसने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को सिकंदर के दरबार में भेजा था, और मेगास्थनीज को उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और पाटलिपुत्र के वैभवशाली जो नगर था, जो वैभव था पाटलिपुत्र का, उसका उसने अपनी पुस्तक में और उस वक्त के समाज के बारे में बृहद वर्णन किया है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं डायमेकस था, सीरिया के शासक ने इसे भेजा था, सीरिया का राजदूत था। 298 बीसी में भेजा गया था और इस वक्त शासन चेंज हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार जो है शासन कर रहा था। फायान चीन का यात्री था। अपनी बौद्ध संबंधित ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए बौद्ध धर्म के तीनों पिटक, धम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, जो त्रिपिटक है, उसको पढ़ने के लिए, उसको खोजने के लिए यहाँ भारत में आया था। और 399 ईस्वी में आया था। उस वक्त शासन था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, द्वितीय का। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त का भारत कितना शांत और कितना समृद्धशाली था, क्योंकि इसने लिखा है अपनी पुस्तक फोकियू, संभवतः इसकी पुस्तक का नाम है फोकियू में, इसने लिखा है कि भारत और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साम्राज्य इतना वैभवशाली है, इतना सुंदर है कि यहाँ कोई भी अपने घरों में ताले नहीं लगाते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई अपने घर में ताला नहीं लगा रहा। इसने कहा कि मैंने कभी भी किसी के घरों में ताले नहीं देखे। यानी कितना वैभवशाली, कितना समृद्धशाली समाज रहा होगा, जिसमें लोग निर्द्वंद होकर के विचरण करते थे और किसी को किसी चीज़ का भय नहीं था, न चोरी का भय था, न डकैती का भय था, न किसी और चीज़ का आतंक था। यानी एक वैभवशाली साम्राज्य के बारे में हम जानकारी मिलती है हमें फाहियान के यात्रा विवरणों को पढ़ करके।
इसके बाद हेन सांग आता है, चीन का ये भी था, चीन की राजधानी बीजिंग है। 629 से 30 ईस्वी में, 629 से 30 ईस्वी के बीच में आता है। उस वक्त हर्षवर्धन का शासनकाल था। इसने अपनी यात्रा विवरण CUQ में लिखा है कि मैंने दुनिया में बहुत से देशों का भ्रमण किया है, लेकिन भारत जैसा देश नहीं मिला। दुनिया में अनेकों सम्राटों से मिला, लेकिन हर्ष जैसा सम्राट नहीं मिला। अर्थात इसने भारत की महिमा का बड़ा ही सजीव विवरण किया है अपनी यात्रा वृत्तांत अपनी पुस्तकों में। इसके बाद आते हैं मार्को पोलो, इटली के थे, इटली की राजधानी रोम है। 1288 ईस्वी में आते हैं। कायाल शासकों के शासनकाल में आए थे, जो पांड देश हैं उन्हीं के समय में आए थे। इब्न बतूता, यह मोरक्को देश की राजधानी रबात है, 1333 ईस्वी में आया था। उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल चल रहा था भारत में। और मोहम्मद बिन तुगलक हम जानते हैं कि सल्तनत वंश का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे जागरूक शासक था, लेकिन यह सल्तनत काल का मूर्ख शासक कहलाया, अपनी गलत फहमियों की वजह से, अपने गलत डिसीजनों की वजह से। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में लिखा है, और रेहला में इसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी बुराइयां की हैं। उसके पीछे कारण भी था, क्योंकि जब यहाँ इनके दरबार में आता है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पूछा कि आपको किस चीज़ का अनुभव है। इससे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की अपनी पुस्तक में इसने काफ़ी बुराइयां किया है, और कारण भी था। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने पूछा कि आपको किस चीज़ की जानकारी है, तो इन्होंने बताया कि हम इतनी दूर से आए हैं और कुछ भी झूठ बोल देंगे तो हमें मतलब कि जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसने कह दिया कि मेरे सारे परिवार में सारे पूर्वज काजी के पद पे थे, न्यायाधीश के पद पे थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि इनको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी का पद दिला दिया। लेकिन एक बार इन्होंने एक ऐसा फैसला किया, जब वो फैसला रिव्यू के लिए गया मोहम्मद बिन तुगलक के पास, तो उसका स्टडी करके मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि एक सिंपल सा जज भी इस फैसले में आसानी से फैसला कर सकता था, और जिसके पास इतना लंबा, जिसके परिवार के पास अनुभव रहा हो काजी पद पर रहने का, वो इतना गलत फैसला कैसे कर सकता है। उन्होंने इसको बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि आइए आप बताइए क्या सच में आप यहीं थे। इसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा झूठ मत बोलिए, आप सच में थे ऐसा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम झूठ बोले थे। तो इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप विदेशी हैं इसलिए आपको छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो आपकी इस गलती की वजह से, आपकी झूठ बोलने की वजह से आपको मृत्युदंड मिलता। और उनको बहुत डांट कर भेजा था, इतना डांट कर भेजा। जब अपने देश से भागा और जब अपने देश पहुंचा, तो वहाँ पर जब रेहला को लिखा, तो रेहला में जी भर के गालियाँ दिया, जी भर के इसकी बुराइयाँ किया था। इसके पीछे कारण यही था। अब निकोलो कॉन्टी, यह इटली का था, 1420 ईस्वी में आता है। देवराव प्रथम के शासनकाल में आता है, जो विजयनगर के साम्राज्य के अंतर्गत आता है। उनके शासनकाल में आए थे। इस प्रकार हम लोगों ने 60 वीडियो में कुछ प्रमुख विदेशी यात्रियों का विवरण, उनके शासनकाल में आए थे, इन सब चीज़ों को पढ़ा और समझा। आगे चलकर हम लोग इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन से थे, उनकी पुस्तकें क्या थी, किस शासनकाल में आए थे। लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इतना सीखते हैं, और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पर अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।